नमस्कार दोस्तों, राउज आईएएस के डीएनएस हिंदी में आपका स्वागत है। और आज हम लोग 17 नवंबर 2023 के कुछ महत्वपूर्ण खबरों का विश्लेषण करेंगे जो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, आज के खबरों का विश्लेषण करें हम उससे पहले एक बार हम जो भी स्लाइड या पीपीटी रखे हैं उसको एक बार देख लेते हैं, जिससे कि आपको भी एक क्लियर कट आइडिया हो जाए कि आज के इस लेक्चर में हम क्या क्या और किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो देखिए एक बार, इससे आपको स्क्रीनशॉट लेना भी आसान हो जाएगा। अब हमारा लक्ष्य यह भी रहता है कि हम आपको गूगल ट्रांसलेटेड मटेरियल न दिया जाए हमारे तरफ से। आपको कई बार गूगल ट्रांसलेटेड मटेरियल के कारण भी कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं कि हमको समझ में नहीं आता है, दिक्कत होती है। हम चाहते हैं कि आपको टू द पॉइंट और सही तरीके से जो हिंदी में भाव देता हो उस प्रकार के कंटेंट को उपलब्ध कराएं। तो इस तरीके से हम ये टॉपिक कवर करेंगे। इसके बाद आगे देखेंगे हम, ये आपको एक बार आइडिया लग जाए कि हम क्या चीजें और किस तरीके से कवर करेंगे। फिर हम रूपरेखा को शामिल करते हुए अपने क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो इतनी बातें आज हम कवर करेंगे। अब हम आ जाते हैं आज के हम रूपरेखा पर कि आज हम किन किन विषयों को शामिल करने वाले हैं। देखिए, आज के इस लेक्चर में हम प्रारंभिक परीक्षा के लिए 3 बिंदुओं को शामिल करने का प्रयास करेंगे। संभवतः ये जो जेनेरिक और ब्रांड आधारित दवाइयां हैं, इनको अगर आज हम कवर नहीं कर पाए तो नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो एक तो चिकनगुनिया रोग की वैक्सीन बनी है, इस वैक्सीन से संबंधित मुद्दों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद गिनी की खाड़ी एवं आईएनएस सुमेधा के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि गिनी की खाड़ी के पास भारतीय नौसेना ने अभी अभी अपना अभ्यास पूर्ण किया है एंटी पायरेसी के खिलाफ। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगला, मुख्य परीक्षा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा हम लोग आज कवर करेंगे, जो मुख्य परीक्षा में आगामी परीक्षाओं में आने के लिए हमेशा संभावित होता है। क्या? चुनावों हेतु राज्य वित्त पोषण से संबंधित विषय वस्तु। इसके लिए मैंने अलग से एक रूपरेखा बना के रखा है। यहां देखिए, चुनाव हेतु राज्य वित्त पोषण से संबंधित जो मुद्दा है, इसमें हम इन बिंदुओं को कवर करेंगे। ये एक रूपरेखा बना लिया हूं मैं कि जो मुख्य परीक्षा के लिए हमारा कंटेंट है उसको किस तरीके से हम आज कवर करेंगे। तो ये तो आगे फिर लगा रहेगा, आपको पीपीटी में देखेंगे तो वहां और पढ़ेंगे हम। एक बार आपको दिखाने के लिए मैंने ऐसा कर दिया। अब हम लोग आज के इस क्लास का अध्ययन करना शुरू करते हैं कि क्या क्या आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। देखिए, जो सबसे पहला आज का खबर है वो द हिंदू के पेज नंबर 12 पे है। और क्या है? तो ये चिकनगुनिया रोग के वैक्सीन को अप्रूव किया है किसने? अमेरिका ने। और इस पर न्यूज बना है, इस पर यह खबर आई हुई है। क्या है इस न्यूज के बारे में? आपको सीधे संदर्भ पे चले उससे पहले यह समझ लें कि ऐसे प्रश्न हमारे यूपीएससी सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा में आते रहे हैं पहले, जिनमें से एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैंने यहां पे लगाया है जो वर्ष 2013 में आया है। अब इसका संदर्भ क्या है? देखिए, जो न्यूज में संदर्भ क्या है, तो यह बताया गया है कि चिकनगुनिया से बचाव के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन किसकी? चिकनगुनिया की। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि किसी भी रोग के लिए पहली वैक्सीन है ये। तो चिकनगुनिया से बचाव के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन अमेरिका के खाद्य और औषधि प्रशासन एफडीए ने मंजूरी दे दिया है। तो ये संदर्भ है जिसके कारण आज द हिंदू में ये न्यूज प्रकाशित हुई है। अब इस टीके से संबंधित कुछ बिंदु हम पढ़ लेते हैं। क्या? तो इस टीके को, चिकनगुनिया रोग के लिए जो वैक्सीन बनी है, टीका बनी है, हिंदी में टीका बोलते हैं, वैक्सीन भी इसको यूपीएससी भी अपने प्रश्न पत्रों में वैक्सीन भी लिखती है, कई बार टीका भी आता है। तो इस टीके को बनाया किसने है? तो फ्रांसीसी एक कंपनी है, बायोटेक कंपनी, जिसका नाम है वेलनेवा, इसने इसको तैयार किया है। इस टीके को इक्सचिक नाम दिया गया है। तो ये नाम भी आप दिमाग में रखेंगे, कई बार पूछ लेगा
कि हाल ही में सुर्खियों में इक्सचिक देखा गया, यह क्या है? और ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है यूपीएससी, तो आपको इसका नाम याद रखना है। और महत्वपूर्ण बात क्या है, तो ये वैक्सीन 18 वर्ष और उससे अधिक के लोगों को दी जा सकती है। और ध्यान रखिएगा कि जो बच्चे हैं उनके लिए अभी ये सेफ वैक्सीन नहीं है। अगर टीकों के बारे में या वैक्सीन के बारे में आप और ज्यादा डिटेल नॉलेज लेना चाहते हैं तो नोबेल पुरस्कार की एक सीरीज मैंने कवर किया है इसी चैनल पर, और उसमें रसायन विज्ञान से संबंधित जो नोबेल पुरस्कार की बात मैंने किया है, वहां जाकर अगर आप देखेंगे तो पूरा डिटेल में इसका मैंने विस्तृत इसके बारे में बताया है, जिससे कि आप पूरा वैक्सीन के बारे में समझ सके, प्रतिरक्षा तंत्र सब कुछ वहां पर बताया गया है। तो वहां जाके और आप देख सकते हैं। इक्सचिक क्या है, तो ये एकल खुराक, इसकी जो खुराक होती है उसको इंजेक्शन के माध्यम से मांसपेशियों में दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना कि इंजेक्शन के माध्यम से इसको दिया जाएगा जो ये वैक्सीन मिली है। अब ड्रॉप के माध्यम से भी वैक्सीन दी जा सकती है, लेकिन ये ड्रॉप वाली नहीं है, ये क्या है, इंजेक्शन वाली है। और क्या है, वैक्सीन में चिकनगुनिया वायरस का जीवित कमजोर रूप का प्रयोग किया गया है। ये जब मैंने वैक्सीन पढ़ाया आपको नोबेल पुरस्कार की सीरीज में, तो वहां बताया कि वैक्सीन के कई प्रकार होते हैं। एक निष्क्रिय वैक्सीन होती है जिसमें विषाणु को क्या कर दिया जाता है, पूरी तरीके से मार कर खत्म करके डाला जाता है, तो उससे वैक्सीन के कारण रोग पैदा होने का संभावना नहीं होता है। लेकिन अगर जीवित रहेगा, जीवित लेकिन क्षीणित, जीवित है और कमजोर करके अगर डाला गया है तो क्षीणित बोलते हैं। अगर जीवित और कमजोर करके अगर वैक्सीन में इसका प्रयोग किया गया है, वैक्सीन क्या है, ये सारी बातें मैंने उस नोबेल पुरस्कार की सीरीज में कवर किया है, आप देख सकते हैं, रसायन विज्ञान वाला। तो अगर जीवित और कमजोर यूज किया जाएगा तो इससे संभावना रहती है कि अगर इस टीके को कोई लिया है और वो वायरस अंदर जाके अगर अपने आप को प्रतिकृत कर लिया, तो संभावना है कि चिकनगुनिया के ही लक्षण उस व्यक्ति में क्या हो जाएगा, आ जाएगा। पोलियो में भी ऐसे कई बार हुआ है, जो मैंने नोबेल पुरस्कार वाली सीरीज में कवर किया है। तो ध्यान रखिएगा कि यह वैक्सीन क्या है, चिकनगुनिया वायरस के जीवित और कमजोर रूप का प्रयोग करके बनाई गई है। लाइव एटेन्युएटेड बोलते हैं इंग्लिश में, जीवित और कमजोर करके, क्षीणित करके बनाया गया है। तो टीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में हो गया। अब कुछ अन्य बिंदु अगर आप समझें तो पिछले 15 वर्षों में 50 लाख मरीजों के चिकनगुनिया की पुष्टि होने के बाद यह क्या हो गई है, आज एक वैश्विक स्वास्थ्य खतरा बन गई है। और ये इनका प्रसार अफ्रीकी देशों में बहुत ज्यादा है, क्योंकि मच्छर के द्वारा ये मच्छर क्या करता है, इन विषाणुओं को लेकर चलता है। तो जहां मच्छर ज्यादा पाए जाएंगे समझ लीजिए, और मच्छर काट रहे हैं, वहां पर संभावनाएं इस रोग के फैलने की बहुत ज्यादा होती हैं। तो अफ्रीकी देशों में, एशियाई देशों में और इनके अलावा भी अन्य क्षेत्रों में इस रोग की उपस्थिति है। तो हमने इस चिकनगुनिया रोग हेतु वैक्सीन जो है इसके बारे में पढ़ लिया। अब अगर चिकनगुनिया आज एक वैश्विक स्वास्थ्य खतरा की तरह उभर रहा है, तो हमको चिकनगुनिया के बारे में भी पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई हमारी समग्रता में होनी चाहिए। जिस तरीके से एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, उन सभी बिंदुओं को हम यहां शामिल करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, इसलिए बहुत ज्यादा विषय वस्तु को एक दिन कवर कर लिया जाए, ये सही नहीं है। सही ये है कि हम इतनी चीजों को कवर करें जो आसानी से समझ सकें और आने वाले समय में उसको एग्जाम में लिख सकें। तो देखिए, चिकनगुनिया के बारे में अगर हम समझें तो क्या है, मैं पेन का कलर थोड़ा बदल लूं यहां, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, चिकनगुनिया के बारे में सबसे पहले परिचय समझ लेते हैं। तो चिकनगुनिया क्या है, एक मच्छर वाहित और विषाणु जनित रोग है। मच्छर वाहित मतलब क्या होता है, तो इसको मच्छर लेकर चलता है। विषाणु से होता है रोग, लेकिन मच्छर लेकर चलता है। अब देखते हैं, मलेरिया भी मच्छर लेकर चलता है। डेंगू अगर खूब फैल रहा है भारत में, आप देखेंगे अलग अलग शहरों में इन दिनों में, वो भी क्या होता है, मच्छर वाहित है। मच्छर के काटने से रोग नहीं होता है, मच्छर काटता है, लेकिन अगर उसके अंदर विषाणु है, विषाणु से अगर वो संक्रमित है, तभी हमें डेंगू होगा, और वैसे ही तभी चिकनगुनिया होगा। तो ये मच्छर वाहित है लेकिन विषाणु जनित है, विषाणु से होता है। यह लंबे समय तक चलने वाला जोड़ों का रोग है, जिसमें जोड़ों में तीव्र दर्द होता है। ये पीडीएफ आपको मिल भी जाएगा लिंक में, तो वहां से आप और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं हर बिंदु को यहां पढ़ने का प्रयास नहीं करूंगा, समझाऊंगा आपको।
इस रोग की पहचान सर्वप्रथम 1952 में तंजानिया में हुई थी। और ध्यान रखिएगा कि चिकनगुनिया जो शब्द है, ये शब्द कीमे कोंडे, कई बार अलग इसी का एक और तरीके से नाम लिया जाता है, पर ध्यान रखिए कीमे कोंडे या बिंदु भाषा ऐसा कुछ बोलते हैं, तो कोमे केंडे भाषा के से हुई है, जिसका अर्थ होता है दोहरा हो जाना, टू बिकम कंटोर्टेड। इसका मतलब क्या कि जब व्यक्ति को दर्द होता है ना, तो वो क्या करता है, अपने आप को एकदम से सिकोड़ लेता है, दोहरा हो जाना। एक रस्सी को लीजिए और उसके से दोहरा कर दीजिए, तो जब पेन होता है तो व्यक्ति एकदम झुक जाता है, दोहरा हो जाता है। इसलिए इसको बोलते हैं कि इस शब्द से लिया गया है, जिसका नाम चिकनगुनिया का शाब्दिक अर्थ क्या है, दोहरा हो जाना। और इसमें रोगी को भारी पीड़ा होती है, जिससे वह झुका हुआ दिखाई देता है। इसी से ये दोहरा शब्द से ये बात कनेक्ट हो रही है। अब बात आती है कि जो चिकनगुनिया का परिचय अगर हमने देख लिया रोग का, तो वाहक और वायरस या विषाणु क्या है। वाहक मैंने बता दिया, जो फैलाएगा वो मच्छर है। और वायरस कौन सा है, तो वायरस का नाम भी पूछ लेता है कि किस वायरस से। तो देखिए सामान्यतः यह मादा टाइगर मच्छर एडीज, इसी को कई बार लोग क्या बोलते हैं कि एडीज एजिप्टी, एजिप्टाई भी किताबों में लिखता है, तो एजिप्टाई या एजिप्टी बोलेंगे, ठीक है ना। तो एडिस इजिप्टी तथा एल्बोपिक्टस द्वारा होता है। तो ध्यान रखिएगा कि केवल एडिस इजिप्टी जो मच्छर है, मादा टाइगर मच्छर जो है एडिस इजिप्टी, ये तो आपको दिमाग में रखना ही है, क्योंकि फ्रीक्वेंटली आपको ये चीजें मिल जाएंगी, हमेशा ही न्यूज में बनी रहेंगी। लेकिन ये एल्बोपिक्टस जो है, ये भी कभी पूछ सकता है, और वहां पे फिर गलती करने के हमारे चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो ये एडिस इजिप्टी के अलावा एडिस एल्बोपिक्टस के द्वारा होता है, ये फैलाते हैं। ये मच्छर क्या होगा, ये मच्छर है, और इस मच्छर में अगर विषाणु आ गया, इसके अंदर संक्रमित हो गया अगर मच्छर ये, तो फिर ये काटेगा किसी व्यक्ति को आके, तो क्या होगा, उसको चिकनगुनिया होने की संभावना रहेगी। अगली बात, चिकनगुनिया का विषाणु जो है, इसका नाम क्या है, देखिए CHIKV अक्सर बोलते हैं, लेकिन ये टोगा विरिडी कुल के वायरस के कई कुल होते हैं, ये आप जीव विज्ञान में पढ़ते हैं। तो टोगा विरिडी कुल के अल्फा वायरस वंश का एक आरएनए विषाणु है। ध्यान रखिएगा, जो कोविड था, कोरोना बोले, कोरोना वायरस था, कोविड तो बीमारी थी, तो कोरोना जो वायरस था वो भी एक आरएनए, मतलब उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए नहीं है, बल्कि क्या है, आरएनए है। और अधिकतर वायरस का आरएनए ही होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये एक आरएनए अनुवांशिक पदार्थ वाला विषाणु है। क्योंकि यह आर्थ्रोपॉड वाहित विषाणु है, अतः इसे अर्बो वायरस के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। तो इतना अगर आप दिमाग में रख लेते हैं, तो इसके बाहर अगर कुछ भी फैक्ट पूछेगा तो आप आसानी से इसको बता सकते हैं। अगर इसके बाहर तो क्वेश्चन वो कुछ पूछेगा नहीं। अब बात करते हैं हम क्या, कि इसकी उष्मायन अवधि क्या होती है। उष्मायन अवधि मतलब कि अगर मच्छर ने काट लिया, मच्छर में था और मच्छर ने किसी व्यक्ति को काट लिया, तो कितने दिनों में ये चिकनगुनिया के लक्षण हमको दिखाई देने लगेंगे, उसको बोलते हैं क्या, इंक्यूबेशन पीरियड या उष्मायन अवधि। इसकी उष्मायन अवधि 1 से 12 दिन होती है। मच्छर के काटने के बाद कई बार अगले दिन से ही लक्षण दिखाई देने लगेंगे, और कई बार 12 दिन के आसपास से लक्षण आएंगे। तो ये उष्मायन अवधि दिमाग में रखिएगा। संचारण या ट्रांसमिशन, कैसे ये फैलता है, तो मच्छर तो फैलाता ही है, लेकिन उसके अलावा भी ये फैल सकता है क्या, क्योंकि इस पर जो आप देख सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया, ये क्या बोला है कि टैटू बनवाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित हो सकती है। टैटू से पूछ लिया था, तो यहां किस चीज से संचारित हो सकता है, देख लीजिए एक बार। ये संचारित होने के इसके तरीके क्या है, कि मच्छर के अतिरिक्त संक्रमित रक्त, अगर किसी का संक्रमित रक्त है, कोई व्यक्ति पीड़ित है चिकनगुनिया से, उसका रक्त चढ़ा दिया गया किसी के शरीर में, तो उसको हो सकता है चिकनगुनिया। अंगदान कोई कर दिया संक्रमित व्यक्ति, तो उससे हो जाएगा, जिसको अंगदान किया जाएगा। उसके अलावा गर्भावस्था अथवा जन्म के समय माता से भी शिशु में इस विषाणु का क्या किया जा सकता है, या इस विषाणु का संचरण हो सकता है, यह रोग फैल सकता है। तो यह आप दिमाग में रखिएगा, क्योंकि इस पर पहले क्वेश्चन पूछ चुका है। अब बात करते हैं कि चिकनगुनिया रोग जो है, इससे जुड़े कुछ और भी बातें थोड़ी कर लेते हैं कि लक्षण क्या है, क्योंकि पढ़ रहे हैं तो पूरा कंप्लीट बातें कर लें कि आगे फिर इसको पढ़ने की जरूरत न पड़े। रोग लक्षण क्या है, तो चिकनगुनिया के रोग कई बार एसिम्टोमेटिक होते हैं, अलक्षणिक भी हो सकते हैं, कोई लक्षण ही नहीं आएगा लेकिन चिकनगुनिया है, लेकिन ऐसा हर व्यक्ति के साथ नहीं होता है।
देखेंगे आप कि 75 से 97% जो लोग हैं उनमें रोग के लक्षण दिखाई देते हैं। और लक्षण क्या होते हैं? तो 102 डिग्री फ़ारेनहाइट या 39 डिग्री सेल्सियस तक का क्या हो जाएगा? बुखार होगा, ज्वर हो सकता है। शरीर के विभिन्न जोड़ों में तीव्र पीड़ा होगी, बहुत तेजी से शरीर में दर्द होगा। डेंगू में भी ऐसा होता है, ध्यान रखिएगा। और हाथों और पैरों पर लाल लाल चकत्ते बन सकते हैं, चकत्ते निकलने लगेंगे। तो ये इसके कुछ लक्षण हैं। इसके अतिरिक्त पेशियों और स्नायु लिगामेंट्स में दर्द होने लगेगा। उसके अलावा सिर दर्द होगा, आंख के पीछे दर्द होने लगता है। तो ये, और प्रकाश से आपको भय लगेगा, प्रकाश में आपकी आंखें खुलेंगी नहीं, प्रकाश में देखने में आपको एकदम अजीब सा लगेगा, प्रकाश में मन नहीं करेगा देखने के लिए। और ज्वर सामान्यतः 2-3 दिन पश्चात समाप्त हो जाता है, लेकिन अन्य जो लक्षण होते हैं, पेट में दर्द, मितली होना, उल्टी होना, डायरिया, अनिद्रा, निर्बलता, ऐसी समस्याएं लंबे समय तक बने रह सकते हैं। तो ये इसके कुछ लक्षण है, दिमाग में रखिएगा। अब बात आती है कि इसका निदान क्या है। निदान मतलब होता है दोस्तों जांच। आप किसी पैथोलॉजी पे जाते हैं तो वहां जांच कराते हैं, और जांच में अगर पता चल गया कि हाँ चिकनगुनिया का वायरस आपके शरीर में है, तो उसको निदान बोलते हैं। कई बार हम हिंदी में समझते हैं कि निदान मतलब क्या होता है? किसी समस्या का समाधान। समाधान नहीं, ये क्या है? सिर्फ जान लेना, जांच करा लेना, उसी को हम बोलते हैं क्या? निदान। इसलिए पैथोलॉजी आप जाते हैं तो वो निदान केंद्र होते हैं, उनको हम निदान केंद्र बोलते हैं पैथोलॉजी को। कैसे पहचान किया जाए उसकी बात है ये। तो इसका निदान कैसे किया जाएगा? तो इसका निदान रोगी में विषाणु के आरएनए अथवा विषाणु के प्रतिरक्षियों, एंटीबॉडी बोलते हैं, एंटीबॉडी। ध्यान रखिएगा, मैं यहां लिख दूं एंटीबॉडी। ये मैं पहले कवर कर चुका हूं, मैं भी बताया। कौन सा लेक्चर? तो जो मैंने कवर किया है लेक्चर नोबेल पुरस्कार पर रसायन विज्ञान वाला, उसको आप देखिएगा, सारा कुछ मैंने डिटेल से कवर किया है। तो एंटीबॉडी से संबंधित रक्त की परीक्षण किया जाता है, और मतलब रक्त का परीक्षण व्यक्ति का होगा, और उस व्यक्ति के रक्त में कहीं विषाणु के आरएनए या विषाणु के आरएनए से संबंधित या उसको मारने वाले अगर प्रतिरक्षी एंटीबॉडी हमारे शरीर में बन गई हैं, तो इसका मतलब यह है कि चिकनगुनिया व्यक्ति को हो चुका है। और रोकथाम और नियंत्रण क्या है? तो सीधी बात है कि मच्छरों से बचिए, मच्छरों से आप बचें, मच्छरदानी लगाएं। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? मॉस्किटो रिपेलेंट, मच्छरों को भगाने वाले क्रीम, मच्छरों को भगाने वाले क्रीम लगाइए। इस टाइप की चीजें करके बचाव ही इसका उपाय है। इसके लिए कोई दवाई नहीं है। बुखार हुआ तो आप पैरासीटामोल ले सकते हैं, दर्द हो रहा है तो दर्द निवारक दवाइयां ले सकते हैं, लेकिन कोई डेडिकेटेड इसके लिए दवाई नहीं बनी है, ध्यान रखिएगा। हाँ, नया डेवलपमेंट क्या हुआ है? नया डेवलपमेंट यही हुआ है कि इसके लिए वैक्सीन आ गई है, जो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, और इसलिए ये न्यूज में आया था। तो ये बात हमने कवर कर लिया। अब अगर इतनी बातें आप पढ़ लिए हैं तो एक अभ्यास प्रश्न करके देखिएगा। ये मैंने अभ्यास प्रश्न दिया है, इस अभ्यास प्रश्न को बहुत आसानी से आप कवर कर सकते हैं, और आप चाहे तो और थोड़ा अपने लेवल पे क्या मेहनत कर सकते हैं कि वायरस जनित किन किन रोगों के लिए वैक्सीन है, तो उनका लिस्टिंग कर लेंगे तो वो भी काम आएगा। कोई भी पूछ सकता है कि किन वायरस जनित रोगों के लिए वैक्सीन है, और कुछ रोग दे देगा, उसमें से आपको चुनना रहेगा। तो ऐसी चीजें भी आप तैयार कर सकते हैं। आगे फिर न्यूज में आया कभी कवर करेंगे तो इन बिंदुओं को भी शामिल करेंगे। चलिए अब अगले बिंदु पर आते हैं। अगला बिंदु क्या है? तो सेकेंड, एंटी पायरेसी पेट्रोल इन गल्फ ऑफ गिनी ओवर नेवी। हमको इंग्लिश में पूरा पढ़ने की आपको कोई जरूरत है नहीं, मैं सिर्फ यहां पे न्यूज़पेपर की कटिंग इसलिए लगा देता हूं कि ऑथेंटिकेट बात हो जाए कि हाँ न्यूज पर आया था। ये द हिंदू के पेज नंबर 6 पर आया था, और इसमें बात यह हुई है कि भारतीय नेवी द्वारा क्या किया गया है? तो भारतीय नेवी ने इसके गल्फ ऑफ गिनी में एक एंटी पायरेसी के लिए अभ्यास गश्त पूरा कर दिया है। और यह गश्त कौन सा है? दूसरा गश्त है, इससे पहले भी एक बार हो चुका है। तो इसलिए ये बात न्यूज में थी। इसको हम दो तरीके से पढ़ेंगे। एक तो पहले तो हम समझ लें कि इस पर पहले प्रश्न पूछा गया है क्या? तो ऐसे प्रश्न पहले पूछे जा चुके हैं, देख सकते हैं। इस प्रश्न के अकॉर्डिंग ही हमने इस खबर को विश्लेषित करने का प्रयास किया है। देखिए, सबसे पहले तो आप ये मैप देख लीजिएगा। इस मैप को आपको पीडीएफ मिल जाएगा इस लेक्चर में, लेक्चर के बाद। तो उस लेक्चर में आप जाके यूट्यूब पे देखेंगे तो वहां से पीडीएफ मिलेगा, उसमें आसानी से इसको पूरा देख लीजिएगा कि गल्फ ऑफ गिनी के बाउंड्री पे कौन कौन से देश
पाए जाते हैं, इन सबको पूरा अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद ये वाला भी मैप देख लीजिएगा, उसके साथ साथ ये मैप देख लीजिएगा। सारे कंट्रीज के बारे में बताया गया है, 16 कंट्रीज हैं, इनके बारे में बताया गया है। और जिस मतलब पोत से किया गया है ये, उस पोत को या पोत वाहन बोल सकते हैं, उसका नाम क्या है? INS सुमेधा। INS सुमेधा। तो इस INS सुमेधा के बारे में भी हम पढ़ेंगे। चलिए, तो ये मैप एक बार जरूर देख लीजिएगा। अब समझ लेते हैं कि गिनी की खाड़ी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। तो पहले बिंदु को इसकी अवस्थिति, लोकेशन इसका कहां है? तो इसकी अवस्थिति क्या है? यह अफ्रीकी महाद्वीप के पश्चिमी तट पर अटलांटिक महासागर में स्थित है। आप देख सकते हैं मैप में कि ये अफ्रीका महाद्वीप है और इसके ये पश्चिमी तट पर अटलांटिक महासागर में ये गल्फ है, गिनी की खाड़ी। अब गिनी की खाड़ी में स्थित शून्य द्वीप, इसमें एक शून्य द्वीप है, हालांकि वो एक्चुअल में द्वीप है नहीं, तो शून्य द्वीप है। वहां पे भूमध्य रेखा और जो प्रधान मध्याह्न रेखा होती है वो क्या करते हैं? कट करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रतिच्छेदन होता है इनका। समुद्री डकैती के लिए दुनिया के हॉट स्पॉट के रूप में भी जाना जाता है। समुद्री डकैती, एंटी पायरेसी, समुद्री डकैती से लड़ने के लिए ही तो अभ्यास किया गया है। तो एक हॉट स्पॉट है, यहाँ पे बहुत समुद्री डकैती होती है। जो भी शिप्स आते हैं उनको लूट लिया जाता है और इसलिए अलग अलग देशों के जो नौसेना है वो वहां पे जाके क्या करती है? गश्त करती रहती है, अभ्यास करती रहती है। अगला, साओ टोम और प्रिंसिपे लोकतांत्रिक गणराज्य गिनी की खाड़ी में स्थित एक क्या है? द्वीपीय देश है। तो और भी ऐसी चीजें आपको मिल जाएंगी, लेकिन एक ये दिमाग में रखिए कि साओ टोम और प्रिंसिपे लोकतांत्रिक गणराज्य गिनी की खाड़ी में स्थित एक द्वीपीय देश है। और कुछ बातें समझ लेते हैं कि 16 तटीय देश जो गिनी की खाड़ी के किनारे स्थित हैं। अब ये 16 देशों का नाम याद करना हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन इस मैप के सहारे, जो मैप हमने पीछे लगाया है, इस मैप के अगर बार बार आप देखेंगे तो एटलीस्ट आपके माइंड में एक व्यू बन जाएगा, एक दृश्य बन जाएगा, और उससे आप अगर एग्जाम में कभी पूछा गया प्रश्न तो आसानी से हल कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। उसके बाद क्या है? और दुनिया में कुल पेट्रोलियम भंडार का 35% से अधिक हिस्सा की बात यहां की जाती है। अगला, इस खाड़ी में नाइजर नदी डेल्टा बनाते हुए और वोल्टा नदी जैसी प्रमुख नदियां क्या होती है? गिरती हैं। तो ऐसा प्रश्न आप देख सकते हैं कि पीछे आया है और इसलिए मैंने इसको यहां पे शामिल किया। देखिए, वोल्गा कहां गिरती है, थेम्स कहां गिरती है, मेकॉन कहां गिरती है, और इसलिए इन नदियों के बारे में, क्योंकि मेजर ये नदियां हैं वहां पे, और इसलिए इन प्रमुख नदियों के बारे में कभी ऐसा पूछा जा सकता है। माउंट कैमरून गिनी की खाड़ी के पास कैमरून देश में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो आप देख सकते हैं कि अभी ज्वालामुखी विस्फोट की खबरें भी अक्सर आती रहती हैं। अभी जापान का मैं कुछ दिन पहले ही कवर किया था, जो एक अस्थिर द्वीप बन गया है। तो ये ज्वालामुखी विस्फोट से जुड़ी कुछ बातें आती हैं, तो यहां पे आप कर सकते हैं कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है माउंट कैमरून। अगली बात क्या है कि गिनी की धारा एक धीमी गर्म जल धारा है। मैंने हर एक उन बिंदु को शामिल किया है जो इससे पूछा जा सकता है। तो गिनी की जो धारा है, जल धारा है, वो एक गर्म जल धारा है जो पश्चिम अफ्रीका के गिनी तट के साथ पूर्व की ओर बहती है। तो ये बात आप दिमाग में रखिएगा। इन अगर तथ्यों को दिमाग में रखते हैं और इस मैप को जो पीछे दिखाया, इस मैप को अगर आप देखते रहते हैं, तो अगर इस पर कोई प्रश्न कभी बनता है तो आसानी से आप उसको हल कर पाएंगे। अब हम आते हैं आज के अपने तीसरे बिंदु पर। अच्छा, INS सुमेधा को भी हम लोग देख लेते हैं। मैं अभी आपको बताया कि INS सुमेधा के बारे में देखेंगे। तो INS सुमेधा के बारे में हम क्या क्या समझ लें यहां पर। एक तो समझ लें कि इसका निर्माण और संबंधित तत्व क्या है। तो इसका निर्माण कौन किया है? तो एक कंपनी है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, इसके द्वारा स्वदेशी रूप से इसको निर्मित किया गया है। और इसको भारतीय नौसेना में कब शामिल किया गया है? वर्ष 2014 में। अच्छा, जब ऐसे शिपयार्ड बनते हैं तो उस समय पोत वाहन जब बनते हैं तो उस समय अलग अलग कुछ सीरीज के माध्यम से इसको बनाया जाता है। उसी ऐसी ही एक सीरीज है जिसका नाम क्या है? सरयू श्रेणी, और इसके तहत इसको बनाया गया है। ये अपतटीय गश्ती जहाज, जो अभी मैं बताया आपको कि एंटी पायरेसी के लिए जो अभ्यास किया गया है, तो गश्त किया गया है, उसके लिए
उसके संदर्भ में, मतलब इस सीरीज का ये क्या है, तीसरा पोथ है। इसमें रोगी को, सॉरी ये यहां पे गलत पॉइंट आ गया है, इसके लिए क्षमा चाहता हूं मैं, ये जल्दबाजी में बनाते समय यहां पे पॉइंट आ गया है, इसको हटा दें। अगली बात क्या आती है कि विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र की निगरानी, कार्य इसका क्या है, उपयोग क्या होता है इसका, तो विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र जिसको सेज बोलते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इस बात को आप कट कर लीजिएगा, इसकी यहां पर जरूरत नहीं है। विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र की निगरानी, समुद्री डकैती रोधी गश्त, अपतटीय संपत्तियों को समुद्री सुरक्षा प्रदान करना इत्यादि में इसका उपयोग किया जाता है। किसका, आईएनएस सुमेधा का। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑपरेशन कावेरी कुछ दिन पहले चलाया गया था, और इस ऑपरेशन कावेरी को आईएनएस सुमेधा के माध्यम से ही चलाया गया था। और ये आईएनएस जो ऑपरेशन कावेरी है, ये है क्या, तो आपको पता है कि इसके माध्यम से क्या किया गया था, भारतीय नागरिकों को संघर्षग्रस्त सूडान से निकालने के लिए प्रयोग किया गया था। तो ये आप समझ सकते हैं, कई बार ये पूछ लिया गया ऑपरेशन कावेरी का संबंध है, तो आप यहां से बता सकते हैं कि भारतीय नागरिकों को संघर्षरत सूडान से निकालने का एक अभियान था जिसमें आईएनएस सुमेधा का प्रयोग किया गया था। तो इस तरीके से इस न्यूज को हमने कवर कर लिया। अब एक आपको अभ्यास प्रश्न यहां दे दिया गया है, इस अभ्यास प्रश्न को आप हल करने का प्रयास करिएगा और इसका उत्तर आपको ऑटोमेटिक जो मैंने व्याख्या किया है उससे ही मिल जाएगा। तो इससे यह प्रासंगिकता भी बनेगी कि हाँ, जो हमने पढ़ा है उससे पिछले वर्ष के प्रश्न भी बन पा रहे हैं और जो अभ्यास प्रश्न दिए जा रहे हैं ये भी इससे बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो इसको आप हल करिएगा और इसके आंसर आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। अब आज का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा हम लोग कवर करेंगे जो द हिंदू के पेज नंबर 9 पर आया है। और ये महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है, तो महत्वपूर्ण मुद्दा ये देखिए, अभी क्या हुआ है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड योजना है उसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट में उस पर सुनवाई हुई है और उस सुनवाई में जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया है उसको उसने सुरक्षित रख लिया, अभी बताया नहीं है। वही फैसला आने की उम्मीद है या उसी फैसले के संदर्भ में अब ये बात की जा रही है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरीके का चंदा जुटाने का उपकरण है। किस तरीके से चुनावी पार्टियां जो हैं, जो हमारी पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टियां हैं, वो क्या करती हैं, चंदा इकट्ठा करती हैं चुनाव लड़ने के लिए, अपने संगठन को चलाने के लिए। तो उन चुनाव में जो पैसा उनको चाहिए उसको जुटाने का उपकरण है इलेक्टोरल बॉन्ड। इस पर हम लोग कभी अन्य समय पे बात करेंगे क्योंकि हमारा आज का मुद्दा ये नहीं है। तो जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसमें अपारदर्शिता है, भ्रष्टाचार की समस्या कही जा रही है, तो ऐसी तमाम प्रकार की समस्याएं हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि क्यों नहीं हम राज्य के द्वारा या सरकार के द्वारा ही चुनावों को क्या किया जाए, फंड किया जाए या चुनावों का वित्त पोषण किया जाए। तो इसी पर संदर्भित ये पूरा आर्टिकल लिखा गया है कि क्या चुनाव को क्या होना चाहिए, राज्य द्वारा वित्त पोषित होना चाहिए, राज्य द्वारा वित्त पोषण करना चाहिए चुनावों को। अब इन बातों को हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि हमारे मुख्य परीक्षा के प्रत्येक बिंदु को यहां पे हम कवर कर लें। देखिए, सबसे पहले तो समझ लीजिए कि पाठ्यक्रम ये GS 2 में आएगा और ये पाठ्यक्रम है, एक बार आप पढ़ लीजिएगा कहां फॉल होगा, कहां किस पाठ्यक्रम के किस खंड में आएगा। पेपर 2 विगत वर्ष में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, देख सकते हैं कि बार बार एक समय में चुनाव जो होता है, वन नेशन वन इलेक्शन करके जो प्रावधान चल रहा है, कई बार तो ये भी एक तरीके से क्या है कि इसको लाया जाए। तो ऐसे बहुत से जो भी चुनाव से संबंधित सुधार की बातें होती हैं उन पर यूपीएससी मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछ लेती है। और ये मुद्दा भी बहुत पुराना है, राज्य द्वारा चुनावों का वित्त पोषण का मुद्दा भी ऐसा नहीं कि आज ही खड़ा हो गया है, ये बहुत पहले से न्यूज में है। इसको हम लोग इस तरीके से पढ़ें कि हमारा सिविल सेवा की परीक्षा के लिए उपयोग में आ जाए आर्टिकल। देखिए, सबसे पहले इसमें हम क्या कवर करेंगे, तो संदर्भ समझ लीजिए। संदर्भ अभी मैंने आपको बताया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड योजना से संबंधित याचिका पर सुनवाई में फैसला क्या कर लिया गया है, सुरक्षित रख लिया गया है। यही मैं बताया अभी आपको। इलेक्टोरल बॉन्ड अभी बता दिया कि ये क्या है, जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके द्वारा चंदा जुटाने की एक क्या है, चंदा जुटाने का एक उपकरण है और ये मोदी सरकार के द्वारा लाया गया था। इस पर हम लोग किसी अन्य दिन बात करेंगे, अभी बस इतना समझ लीजिए इसके बारे में। और मुख्य मुद्दा इसका क्या है कि चुनावी जो
फंडिंग है, चुनाव में जो वित्त पोषण होता है उसमें पारदर्शिता का अभाव है, उसमें पारदर्शिता है ही नहीं। मुख्य मुद्दा यही है और इसी कारण ये भी यहां पे गया है। सुप्रीम कोर्ट में ये बात गई थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या कर रहा है, जो चुनाव में फंडिंग हो रही है, चुनाव में जो चंदे लिए जा रहे हैं उसमें पारदर्शिता को पूरी तरीके से खत्म कर चुकी है। ये संदर्भ है, इसी कंटेक्स्ट में ये आर्टिकल लिखा गया है और इस आर्टिकल के साथ साथ हम अपना इनपुट लगाकर इसको एनरिच करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए अब इसमें पढ़ेंगे क्या हम, सबसे पहले ये समझेंगे कि चुनाव हेतु राज्य वित्त पोषण से क्या तात्पर्य है, फिर वर्तमान व्यवस्था क्या है ये देख लेंगे, उसके बाद चुनावी फंडिंग में क्या समस्याएं हैं वर्तमान में, तभी तो हम समझेंगे कि आगे इसको क्यों लाया जाए। तो चुनाव हेतु राज्य वित्त पोषण के पक्ष एवं विपक्ष में तर्क देखेंगे और चुनावों हेतु राज्य वित्त पोषण के संदर्भ में जो भी अब तक सरकारी समितियां और आयोग गठित किए गए हैं, बहुत पहले से इस पे काम हो रहा है, तो उनके बारे में समझेंगे हम। और अंत में हम देखेंगे वे फॉरवर्ड, निष्कर्ष देखेंगे कि आगे का रास्ता क्या होना चाहिए, क्योंकि इतना आसान तो है नहीं कि इसको इस राज्य द्वारा वित्त पोषण की प्रक्रिया को लाया जाए, तो क्या आगे का रास्ता हो वो भी हम देखेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि चुनाव हेतु राज्य वित्त पोषण से क्या तात्पर्य है। सबसे पहली बात इसकी परिभाषा, इसके बारे में समझ लीजिए कि ये क्या है। तो राजनीतिक दल या प्रत्याशी को, राजनीतिक दल या प्रत्याशी को, कई बार निर्दलीय लोग भी चुनाव लड़ते हैं तो प्रत्याशी ही है बस, तो राजनीतिक दल या प्रत्याशी को चुनाव लड़ने के लिए राज्य द्वारा सार्वजनिक वित्त, देखिए यहां पे मैं राज्य द्वारा सार्वजनिक वित्त इसलिए बोल रहा हूं कि इससे लोगों को, ये ऐसी कई जो चिंतक है ये बोलते रहते हैं कि इसको सार्वजनिक वित्त बोलना ज्यादा बेहतर रहेगा। क्यों? क्योंकि इससे लोगों को यह आभास होगा कि हमारा पैसा है ये, तो वो ज्यादा उत्तरदायी रहेंगे, ज्यादा सही तरीके से चुनेंगे लोगों को। तो ये सार्वजनिक वित्त, पब्लिक फंड, ठीक है ना, सरकार का पैसा बोलेंगे अच्छा नहीं लगेगा, तो सार्वजनिक वित्त उपलब्ध कराना ही चुनाव हेतु राज्य वित्त पोषण कहलाता है। कुल मिलाकर राजनीतिक दल या प्रत्याशी को चुनाव लड़ने के लिए सार्वजनिक वित्त, सरकार द्वारा सार्वजनिक वित्त उपलब्ध कराना ही क्या है, चुनाव हेतु राज्य वित्त पोषण है। अब बात आती है कि वर्तमान में व्यवस्था क्या है। अच्छा, थोड़ा हम समझ लेते हैं कि ये कैसे उपलब्ध कराया जाएगा। तो जनरली ये प्रत्यक्ष रूप से भी हो सकता है। एक तो तरीका ये है कि प्रत्यक्ष रूप में जितना खर्चा चुनाव में आता है वो सरकार दे दे सार्वजनिक वित्त से, और दूसरा यह है कि अप्रत्यक्ष रूप से दे दे, जितना खर्च हुआ उसको अप्रत्यक्ष रूप से दे। मतलब अप्रत्यक्ष रूप से जैसे मान लीजिए मतदाता सूची जो है सरकार अभी भी प्रोवाइड कराती है, तो एक तरीके से वो बोल सकते हैं कि सहयोग ही कर रही है, उसके लिए तो पैसा लेती नहीं है सरकार। उसके बाद मान लीजिए कहीं अगर रैली हो रही है तो उस रैली की व्यवस्था कर दे सरकार, रैली में जो भी खर्चा आ रहा है, चेयर्स लगेंगे, बाकी जितनी भी चीजें लगेंगी, जो नेता हैं, चुनाव प्रचारक हैं, वो एक राज्य से दूसरे राज्य तक, राज्य के ही अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, तो उनको क्या दे दिया जाए, वाहन उपलब्ध करा दिया जाए। तो इस तरीके से भी अप्रत्यक्ष रूप से भी किया जा सकता है, प्रत्यक्ष रूप से भी किया जा सकता है। अभी आगे हम थोड़ा समझेंगे कि विश्व के कुछ अलग अलग देशों में ऐसा प्रावधान है भी, लेकिन क्या उसमें दिक्कत है क्या नहीं है वो भी आगे हम समझेंगे। तो ये बात आप समझ गए हैं कि वर्तमान व्यवस्था भारत में क्या है। तो वर्तमान में भारत में वर्तमान व्यवस्था यह है कि राजनीतिक दल और प्रत्याशी, अगर निर्दलीय है तो प्रत्याशी, संयुक्त रूप से या अलग अलग चुनाव लड़ने हेतु आवश्यक धनराशि की व्यवस्था करते हैं। मतलब पार्टियां खुद ही पैसे का व्यवस्था करती हैं, इनको सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कोई वित्त पोषण नहीं किया जाता है। हालांकि यहां एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि अप्रत्यक्ष रूप से कुछ सहयोग तो है ही, अप्रत्यक्ष रूप से कुछ सहयोग तो है ही। क्या सहयोग है? अभी बताया कि मतदाता सूची प्रोवाइड कर दिया जाता है फ्री में, इसको पैसा नहीं देना पड़ता है राजनीतिक पार्टियों को। उसके अलावा आप देखेंगे तो प्रचार के लिए जो अधिसूचित पार्टियां हैं राज्य स्तर या केंद्र स्तर पर, उनको प्रचार के लिए आप देखेंगे टेलीविजन पर समय दे दिया जाता है, उसका कोई पैसा नहीं होता है। तो इस तरीके का चीजें सहयोग के रूप में जरूर उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन ये कंसेप्ट हमारे देश में अभी नहीं है। अब बात करते हैं कि वर्तमान में जो चुनावी वित्त पोषण है, चुनावी फंडिंग है, इसमें क्या समस्या है। अगर इसमें समस्या होती ही नहीं तो राज्य वित्त पोषण की बात तो होती नहीं। तो इन समस्याओं को पहले हम समझते हैं कि क्या समस्या है, ध्यान से समझिए। पहला है कि दान में अपारदर्शिता, जो फंडिंग इनको मिलती है उसमें क्या है, अपारदर्शिता है।
कैसे अपारदर्शिता है? तो राजनीतिक दलों को अनुदान, इसको चंदा भी आप जनरल भाषा में बोलते हैं, लेकिन चंदा एक यूपीएससी के अभ्यर्थी के लिए अच्छा शब्द नहीं होगा, इसलिए दान बोल सकते हैं, वित्त की उपलब्धता बोल सकते हैं। तो राजनीतिक दलों को अनुदान का अधिकांश हिस्सा किसमें मिलता है? लगभग 70% कैश में मिलता है, नकद धनराशि में मिलता है। तो नकद धनराशि में मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि वो ब्लैक मनी हो सकता है, काला धन हो सकता है। अभी पिछले दिन के आप डीएनएस में जाकर देखेंगे तो मैंने बताया भी है काले धन के बारे में, मुद्रा प्रक्षालन अधिनियम पढ़ाया है। तो नकद रूप में मिलता है, ये एक अपारदर्शिता है। उसके अलावा समस्या क्या है? तो जो ये चुनावी बॉन्ड है, ये चुनावी बॉन्ड भी क्या कर रहा है? अपारदर्शिता पैदा कर रहा है। तो एक ये समस्या है। दूसरा है असीमित कारपोरेट दान। पार्टियां कहां से पैसा लेती हैं? लोगों से लेती हैं या निगमों से लेती हैं, बड़े बड़े कंपनियों द्वारा लेती हैं। तो वहां क्या समस्या है? देखिए कि यह प्रावधान की कोई भी कंपनी अपने लाभ का 7.5% भाग ही दान कर सकती है, ऐसा पहले था। इस सीमा को अब हटा दिया गया है, और जब इस सीमा को हटा दिया गया है तो राजनीतिक दलों को दान के उद्देश्य से तेल कंपनियों की स्थापना होने लगी है। पहले क्या था कि कोई भी कंपनी अपने लाभ का अधिकतम 7.5% ही दान कर सकती है किसी पार्टी को, अब उस सीमा को हटा दिया गया। तो फिर क्या हो रहा है? तेल कंपनियों का निर्माण हो रहा है, राजनीतिक पार्टियों के सहयोग से भी हो सकता है वो, और उसके माध्यम से फिर क्या किया जा रहा है? डोनेशन किया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, और इससे क्या, जो ब्लैक मनी है उसको व्हाइट भी किया जा रहा है, तो ये एक समस्या है। अगला, रिश्वत के खिलाफ कार्यवाही का अभाव। अब देखते हैं कि चुनाव के माहौल में क्या होता है। जो चुनाव लड़ने वाले नेता लोग हैं, ये जाते हैं और लोगों को क्या करते हैं? घूस देते हैं, रिश्वत देते हैं। आप देखेंगे अलग अलग प्रकार के खाने की चीजें दे देंगे, महिलाओं के लिए साड़ी बांटेंगे, इस टाइप की पता नहीं क्या क्या चीजें की जाती है, ब्राइबरी, घूस दिया जाता है। तो उसको रोकने का कोई कड़ा प्रावधान नहीं है। देखिए चुनाव आयोग ने जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में एक नई धारा 58B ध्यान रखिएगा, जोड़ने की मांग कर रहा है इसी चीज को हटाने के लिए कि ये कम हो जाए, ताकि अगर पार्टियां किसी निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता को रिश्वत देती हैं तो वह कार्यवाही कर सके, जो प्रकाश में नहीं आया है। तो ये वाला चीज अभी लागू नहीं हुआ है। हमारा निर्वाचन आयोग बार बार बोल रहा है कि आरपीए अधिनियम 1951 में एक धारा जोड़ दी जाए 58B, जिसके माध्यम से हम क्या करें, जो पार्टियां जाके लोगों को भ्रमित करके पैसा प्रलोभन देकर वोट लेती हैं, जिससे हमारा लोकतंत्र का ह्रास होता है, उसको क्या किया जाए? कम करने का प्रयास किया जाए, बट ये अभी हुआ नहीं है। तो एक समस्या ये है। अगला, पारदर्शिता और कानूनों के अनुपालन में कमी। पारदर्शिता तो हमने यहां देखा ही अभी। अब देखिए जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 29 जो है, इसके तहत सभी राजनीतिक दलों को हर वर्ष की अपनी जो ऑडिट है, समीक्षा जो की जाती है, उसको चुनाव आयोग को जमा कराने का प्रावधान है। लेकिन कानून है, उसका अनुपालन नहीं होता है। परंतु राजनीतिक दल कड़े प्रावधान, क्योंकि कड़े प्रावधान नहीं है, कड़े दंड नहीं है, इसलिए कमी के कारण क्या करते हैं? ये जमा कराने में या तो देर करते हैं या जमा ही नहीं कराते हैं। तो ये समस्या है कि जो कानून है उसका भी अनुपालन सही से नहीं हो रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है? विदेशी फंडिंग की अनुमति। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, समझिए। एक हमारे देश में कानून है विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम, FCRA एक्ट बोलते हैं, FCRA। तो इस FCRA विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम में क्या किया गया है? 2010 में बदलाव कर दिया गया। इसको बदलाव किया गया है, 2018 में बदलाव किया गया है। और क्या बदलाव किया गया है? पहले ये प्रावधान है कि FCRA के तहत विदेशी फंड आप क्या कर सकते हैं? राजनीतिक पार्टियां नहीं ले सकती हैं। लेकिन 2014 में एक मुद्दा प्रकाश में आया, उसमें कई पार्टियां, बीजेपी, कांग्रेस इत्यादि बहुत सी पार्टियां इस कृत्य में संलग्न पाई गई। तो उन्होंने इसका एक नया तरीका अपनाया। नया तरीका क्या अपनाया कि 2018 में अपने वित्त विधेयक में क्या कर दिया? FCRA को अमेंड कर दिया, अधिनियम को 1976 को इसको अमेंड किया, और अमेंड करके बोल दिया कि 2010 से पहले और 1976 के बाद जो भी फंड लिया गया है, और 2010 के पहले जो भी फंड लिया गया है, किससे? FCRA अधिनियम या FCRA के माध्यम से, उसको क्या किया जाएगा?
उसको मुक्त कर दिया गया है पूरी तरीके से, और बोल दिया गया कि ये क्या है, विदेशी अंशदान वैधानिक परीक्षण से क्या कर दिया गया है, उसको मुक्त कर दिया गया है कि उस पर आप परीक्षण नहीं कर सकते, उस पर कोई कानूनी प्रावधान पार्टियों पर नहीं किया जा सकता है, उसको हटा दिया गया है। और ये क्या कर रहा है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, स्वतंत्र या मुक्त और उचित निर्वाचन की प्रक्रिया को बाधित कर देता है। तो ये समस्याएं हैं, और भी इत्यादि ऐसी कई समस्याएं हैं। जो मुख्य समस्याएं हैं उनको हमने यहाँ पे शामिल किया। अब बात यह आती है कि चुनावों हेतु राज्य वित्त पोषण के संदर्भ में गठित सरकारी समिति और आयोग कुछ है क्या? तो ये प्रक्रिया भी बहुत पहले से चल रही है कि क्या, क्योंकि भ्रष्टाचार की प्रक्रिया बहुत ज्यादा संलिप्त है इसमें, चुनाव की जो फंडिंग होती है उसमें। तो इसको दूर करने के लिए, अच्छा यहाँ पे एक बात और समझ लीजिए आप कि ये दोनों बिंदु एक साथ कनेक्ट हो जाएंगे। कैसे कि अगर इसको 2018 में हटा दिया गया है और मान लीजिए इसको ऐसे लिबरल बना दिया गया, तो क्या होगा, विदेशों में सेल कंपनियां बनाई जाएंगी फंड देने के लिए, और वहां से फंड यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ा मुद्दा बन जाएगा। इसलिए इसको निर्वाचन आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए। अब अगली बात समझिए कि कौन कौन से सरकारी समिति और आयोग बनी है। हमने यहाँ कुछ महत्वपूर्ण समितियों की बात किया है। सबसे पहले हम 1990 में बात करते हैं, दिनेश गोस्वामी समिति आई, और इसने ये बोला, इसके सुझावों को एक लाइन में दिमाग में रखिएगा कि सीमित सहायता दिया जाए, राज्य द्वारा सीमित सहायता दिया जाए, पूरी तरीके से फंडिंग ना किया जाए। कैसे? तो वही वाहन के ईंधन दे दिया जाए, इलेक्टोरल रोल, अभी हमने देखा कि मतदाता सूची दे दिया जाए, ऐसी प्रतिलिपियां मुहैया कराई जाए। तो ये तो कराई ही जा रही है, वाहन के ईंधन नहीं दिए जा रहे हैं, ये तो जरूर दिए जा रहे हैं, मैं शुरू में आपको बता दिया। तो इन्होंने सीमित तरीके से सहायता करने की बात की। ये महत्वपूर्ण एक समिति है, इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 की। इसने क्या बताया कि इस समिति ने राष्ट्रीय एवं राज्य दर्जा प्राप्त राजनीतिक दलों के आंशिक वित्त पोषण की बात की। आंशिक मतलब पूरा नहीं, जैसा कि अमेरिका में होता है। अमेरिका में क्या प्रावधान है कि पार्टियां जितना चंदा इकट्ठा कर लेंगी उतना ही चंदा राज्य दे देगा, लेकिन वहां पे पारदर्शिता के कुछ शर्तें लगी हुई हैं, और उस पारदर्शिता के शर्तों के कारण पार्टियां क्या करती हैं, राज्य से पैसा लेती ही नहीं है, क्योंकि उनको पारदर्शी नहीं बनना है। तो ये एक मुद्दा है, मतलब आंशिक रूप से वित्त पोषण किया जाए, पूरा वित्त पोषण नहीं करना है। और ये बात हो गई यहाँ पे। और ये निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं उनके लिए राज्य से वित्त पोषण नहीं करना है, इन्होंने बताया था। केवल राज्य दर्जा और जो केंद्रीय दर्जा प्राप्त, राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त पार्टियां हैं उनके लिए आंशिक रूप से किया जाए, निर्दलीय को न रखा जाए इसमें। अगली बात आती है विधि आयोग का सुझाव 1999 में। इन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि निर्वाचन है तो पूर्णतः राज्य वित्त पोषण की सिफारिश कर सकते हैं, हम लागू कर सकते हैं इसको, लेकिन कैसे? तो शर्त होना चाहिए। शर्त क्या कि राजनीतिक दलों को अन्य स्रोतों से धनराशि जुटाने की मनाही की जाए, कि और कहीं से आप धन नहीं उगाही करोगे, एक शर्त ये। दूसरा शर्त कि दलों में आंतरिक लोकतंत्र की स्थापना और दलों द्वारा निर्वाचन आयोग की ऑडिट रिपोर्ट जमा कराना जैसी शर्तें राज्य वित्त पाने के लिए आवश्यक बनाया जाए। सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि राज्य द्वारा प्रायोजित वित्त पोषण तो होगा, लेकिन शर्त यह है कि एक पार्टी में केवल शर्त यह है कि एक पार्टी में केवल एक या दो लोगों की नहीं चलनी चाहिए। देश लोकतांत्रिक है तो पार्टियां भी लोकतांत्रिक होनी चाहिए। आप देखेंगे हर पार्टी में कुछ गिने चुने 2-4 लोग ही सारे निर्णय लेते हैं, तो ये पार्टी में लोकतंत्र नहीं है। पार्टी में लोकतंत्र अगर लाया जाए, आंतरिक लोकतंत्र उसमें रहे कि सभी लोग मिल के फैसले ले रहे हैं, ऐसा शर्त होना चाहिए। प्लस और भी चीजें डाल सकते हैं, आगे सुझाव में हम देखेंगे। इन्होंने ये बताया, और निर्वाचन आयोग को ऑडिट करके कि हमने कहा कितना खर्चा किया, कैसे किया, किस रूप में किया, वो सब बताया जाए। अगर ऐसा करते हैं तो उनको राज्य द्वारा वित्त पोषण की व्यवस्था की जा सकती है। अब बात करते हैं 2002 में संविधान के कामकाज की समीक्षा करने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग बना, NCRWC। इसने क्या बोला? इसने ये बोला कि इसने रिपोर्ट में बताया कि राष्ट्रीय एवं राज्य दर्जा प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए राज्य वित्त पोषण की सिफारिश किया। इसने भी क्या किया? इंद्रजीत गुप्ता समिति की तरह ही केवल राष्ट्रीय और राज्य दर्जा प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए वित्त पोषण की व्यवस्था करने की बात की। और एक और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, जिसको ARC हम बोलते हैं, ARC ने क्या किया? तो इसने बोला कि अवैधानिक तथा गैर जरूरी चुनावी खर्चों को कम करने के उद्देश्य से निर्वाचन के
आंशिक राज्य वित्त पोषण की सिफारिश की। कुल मिलाकर इसने बोला कि अगर आंशिक रूप से, जो इधर हमने बात देखा कि आंशिक रूप से अगर वित्त पोषण किया जाता है कुछ शर्तों के साथ, तो क्या किया जाएगा, पार्टियों द्वारा जो फिजूल खर्ची होता है उसको रोका जा सकता है, भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है, और इस उद्देश्य हेतु ही राज्य द्वारा वित्त पोषण किया जा सकता है। अब अगली बात आती है कि चुनावों हेतु राज्य वित्त पोषण के पक्ष और विपक्ष में तर्क क्या है, क्या इसके सकारात्मक पहलू हैं, क्या नकारात्मक पहलू हैं। तो समस्याओं से और इन समितियों के सुझावों से कुछ बातें हमको समझ में आ गई। सबसे पहले पक्ष में तर्क देखिए। पक्ष में तर्क यह है कि यह अमीरों और माफियाओं के प्रभाव को कम कर देगा और निर्वाचन प्रक्रिया को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाएगा। क्योंकि अभी क्या करते हैं लोग, जैसे मान लीजिए कोई अपराधी है, उसको पार्टियां क्यों अपने अंदर शामिल करती हैं, क्योंकि उससे पैसा मिल जाएगा। तो अगर पैसा उससे लेना ही नहीं है तो क्यों उसको शामिल करेंगे। अमीर लोगों को या बड़े बड़े निगमों से पैसा लेती हैं पार्टियां, और पैसा लेने के बाद फिर जब उनकी सरकार आती है तो उनके अनुरूप कुछ नीतियों में परिवर्तन करती हैं। तो ये सारा काम नहीं होगा। इसका मतलब लोकतंत्र एक्चुअल में, जो हमारा वास्तविक रूप से लोकतंत्र की स्थापना हो पाएगी। तो यह अमीरों और माफियाओं के प्रभाव को कम कर देगा और निर्वाचन प्रक्रिया को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाएगा। पारदर्शी कैसे, क्योंकि सरकार ही जब सार्वजनिक वित्त देगी तो सारा पारदर्शी रहेगा। हो सकता है कि उसको हम क्या कर लें, सूचना के अधिकार में डाल लें, तो लोग सूचना का अधिकार के माध्यम से उसको पता भी कर सकते हैं कि कौन सी पार्टी को कितना राज्य ने फंड दिया, सारा कुछ पता चलेगा। अगला, यह राजनीतिक भ्रष्टाचार और नीतियों को प्रभावित करने के उद्देश्य से दिए गए दान को सीमित करेगा। भी बताया हमें कि मान लीजिए कोई निगम है, कोई कंपनी है, इस कंपनी ने किसी पार्टी ए को फंड दिया। अब इसको जब फंड दिया तो जाहिर सी बात है, जब इसकी सरकार बनेगी तो ये सरकार इसके प्रति तो उत्तरदायी रहेगी, तो इसके अनुरूप नीतियां बनाएगी, तो इसका प्रभाव नीतियों पर पड़ेगा। जनता के लिए नीतियां नहीं बनेंगी बल्कि इनसे प्रभावित होकर बनेंगी। कई बार आप सुनते होंगे राहुल गांधी जी सूट बूट की सरकार बोलते हैं, वैसी कुछ बातें होने लगेंगी अगर एक्चुअल में होता हो। ऐसा तो हो ही रहा है। अब देखिए, राजनीतिक दलों की बड़े निगमों तथा अमीर निगमों पर अनुदान की निर्भरता कम होगी। राजनीतिक दल भी निगमों के प्रभाव में नहीं आएंगे, अमीर लोगों के प्रभाव में नहीं आएंगे। सरकारी समितियां, आयोग ने भी राज्य वित्त पोषण की संस्तुति की है, अभी हमने देखा। इससे राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र एवं ऑडिट रिपोर्ट जमा कराने के वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन को शर्त के रूप में प्रोत्साहन मिलेगा। ये महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जब राज्य द्वारा वित्त पोषण होगा और शर्त लगा दिया जाएगा कि आंतरिक लोकतंत्र रहे, आपके पार्टी में अनुसूचित जातियों का भी प्रतिनिधित्व रहे, महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व रहे, पिछड़े वर्ग के लोगों का भी प्रतिनिधित्व रहे। अगर ऐसा आप करोगे तभी आपको वित्त मिलेगा, या वित्त का जो परसेंटेज है वो ज्यादा मिलेगा। तो इससे क्या होगा, आंतरिक लोकतंत्र भी पार्टियों में आ जाएगा। ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। इससे काले धन के प्रसार को रोकने में मदद मिलेगी, साथ ही चुनाव पश्चात मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में भी मदद मिलेगी। कैसे, जब अनाप शनाप काला धन तो आपने देखा कि सेल कंपनी बनाकर भी काला धन आएगा। नगद में पैसा आ रहा है तो काला धन होने की बहुत ज्यादा चांसेस है। और जब यही पैसा हमारे अर्थव्यवस्था में पंप हो जाता है चुनाव के दौरान, तो लोग जा जाके क्या करते हैं, वस्तुओं सेवाओं का डिमांड करते हैं, मांग करते हैं। इससे मुद्रास्फीति अनावश्यक ही पैदा हो जाती है। तो इससे भी क्या होगा, इससे छुटकारा मिल सकता है। अगला, इससे छोटे राजनीतिक दल भी आर्थिक रूप से बड़े राजनीतिक दलों के समक्ष मजबूती से खड़े हो सकेंगे, जिससे निर्वाचन प्रक्रिया अधिक स्वतंत्र होगी। अभी क्या है, जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं उनके पास तो फंड आता है, निगम और अमीर लोग भी उसी पार्टी को फंड देंगे जिनसे उम्मीद है कि उसकी सरकार बनेगी। छोटे पार्टी निर्दलीय लोगों को तो कोई चंदा देना नहीं है जल्दी। तो यहां पे क्या हो रहा है कि वन साइडेड बात हो जा रही है। एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि धनिक तंत्र वाली बात हो जा रही है। और जब राज्य द्वारा कुछ शर्तों के माध्यम से राज्य वित्त पोषण कराया जाएगा तो ये छोटे जो पार्टियां हैं या जो प्रत्याशी हैं निर्धन, वो भी क्या कर सकते हैं, अच्छे तरीके से चुनाव लड़ सकते हैं और एक्चुअल में जो वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है। लेकिन इसके विपक्ष में भी तर्क है। पहला क्या है कि अप्रत्यक्ष रूप से करदाताओं को, उन राजनीतिक दलों को भी सहयोग करना पड़ेगा जिनकी विचारधारा से वो सहमत नहीं है। पहली बात कि सार्वजनिक वित्त का मतलब क्या है, जनता के द्वारा जो पैसा है। सार्वजनिक वित्त, हम टैक्स के, विभिन्न प्रकार के टैक्स के माध्यम से सरकार को पैसा दे रहे हैं। तो सार्वजनिक वित्त से अगर पैसा दिया जाएगा तो मैं अगर चाहता हूं कि इस पार्टी की विचारधारा सही नहीं है लेकिन मेरा पैसा तो फिर भी सरकार दे रही है उसको, तो यह समस्या हो जाएगी। अगला, इससे पूर्व में
इससे क्या होगा, इसमें प्रावधान जैसे ऐसा कहा जा रहा है कि जो दल जीते रहेगा, जो पहले से विजयी है, उसको ज्यादा फंड मिलना चाहिए। बड़े दलों जैसे अभी देखिए सिफारिश में क्या हो रहा है कि राष्ट्रीय और राज्य पार्टियों को ही वित्त पोषण किया जाए। तो यहां पे क्या होगा, जो पहले से जीता हुआ दल है उसको ज्यादा फंड मिल जाएगा, और जिसके पास जो पहले से नहीं जीता है, नए दल है, उनके लिए समस्या होगी। तो जीते दल को लाभ तथा नए दलों और प्रत्याशियों को हानि होगी। इससे राजनीतिक दलों और नागरिकों के बीच की दूरी और बढ़ेगी। अभी जनता के पास राजनीतिक पार्टियां क्यों जाती हैं, क्योंकि उनसे फंड भी लेना है। एक समय के बाद तो उनको फंड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, राज्य द्वारा फंड मिलेगा। तो जनता और पार्टियों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। यह संभावना है कि प्रत्याशी और दल राज्य वित्त को विकल्प की तरह देखने की जगह पूरक की भांति देखें। अब जब कड़े प्रावधान नहीं रहेंगे तो राज्य द्वारा भी वो पैसे ले लें, और उसके साथ साथ क्या करें, तो अलग अलग जगहों से भी पैसे उगाही करें, तो फिर समस्या हो जाएगी। तो कड़े प्रावधान नहीं रहेंगे तो ये भी समस्या उत्पन्न होंगी। अगला, सरकार पहले से ही राजकोषीय घाटे से जूझ रही है। अभी आप देख सकते हैं कि 6.5 के आसपास हमारा जीडीपी का 6.5% के आसपास राजकोषीय घाटा है। वो और ज्यादा क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये एक समस्या उत्पन्न होगी अर्थव्यवस्था के लिए। वैश्विक अनुभवों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राज्य वित्त पोषण राजनीतिक दलों द्वारा किए जाने वाले खर्चों को कम करने में अप्रभावी रहा है। यूरोपीय देशों में है, जैसे नॉर्वे में है। मैं एक पेज लेके यहाँ पे आपको समझा दूं कि नॉर्वे में क्या है, 77-78% वित्त पोषण किया जाता है। अमेरिका में है, जो मैंने आपको बताया है कि जितना पैसा पार्टी और प्रत्याशी इकट्ठा कर लेंगे, उतना ही पैसा क्या कर दिया जाएगा, राज्य द्वारा दे दिया जाएगा। जर्मनी में भी है। तो इन सभी देशों का जो अनुभव हमने देखा है, वो अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि जो खर्चे किए जाने वाले खर्चे हैं उनको ये कम नहीं कर पा रहा है, कम करने में अप्रभावी सिद्ध हुआ है। तो बहुत अच्छे हमारे अनुभव भी नहीं है कि हम इसको लागू करें, ये भी एक विपक्ष में तर्क है। अब हम बात कर लेते हैं कि आगे का रास्ता, अच्छा आगे का रास्ता क्या हो, वे फॉरवर्ड क्या हो, क्या करना चाहिए हमें। तो पहले तो कि राज्य वित्त पोषण के साथ साथ अन्य राजनीतिक सुधार, जैसे राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र की स्थापना। देखिए, वे फॉरवर्ड, आगे का रास्ता, निष्कर्ष लिखना बहुत आसान होता है। अगर मुद्दे को आप सही से समझ गए हैं तो बहुत आराम से निष्कर्ष लिख सकते हैं कि हमें क्या लिखना है, सुझाव देते हुए कि राज्य वित्त पोषण के साथ साथ अन्य राजनीतिक सुधार, जैसे राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र की स्थापना, राजनीति को अपराधीकरण से मुक्ति इत्यादि जैसे अन्य सुधारों की आवश्यकता होगी अगर इसको लागू करना है। तो चुनाव हेतु राज्य वित्त आवंटन से संबंधित सभी नियमों और तंत्र के उचित विकास की आवश्यकता होगी। भाई नियम बनाना पड़ेगा ना कि किस प्रकार हम ये प्रक्रिया बनाएंगे। अभी तो प्रक्रिया बनी नहीं है, जब बनेगी तब पता चलेगा ना कि किस पार्टी को कैसे मिलेगा, क्या इसके क्राइटेरिया रहेंगे, क्या दिशा निर्देश रहेंगे, क्या शर्तें रहेंगी। तो ये एक बहुत जटिल मुद्दा हो जाएगा। तो उचित नियम भी और उचित इसके तंत्र भी हमें विकास करने की आवश्यकता होगी। साथ ही यह भी ध्यान रखना होगा कि राजनीतिक दल या कोई प्रत्याशी इससे अन्यत्र फंड स्वीकार न कर पाए। अभी जो पीछे हमने बात किया, सभी राजनीतिक दलों की सहमति सुनिश्चित करने के बाद ही इस पर आगे कदम उठाना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2-4 पार्टियों से बात किए और उसके बाद हमने क्या कर लिया, इस चीज को लागू कर दिया। सभी पार्टियों से बात हो, और उसके साथ साथ हो सके तो जनता से भी कुछ, जैसे प्रकाशित करके पीआरएस में या कुछ अलग अलग जगहों पर प्रकाशित करके जनता से क्या किया जाए, एक सुझाव मांगा जाए। और उसके बाद फिर क्या है, राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को अपने समस्त खर्चों की ऑडिट रिपोर्ट निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने तथा ऐसा न कर पाने पर कड़े दंड के प्रावधान से संबंधित कानूनी सुधार किए जाने चाहिए। क्योंकि अभी तो करते नहीं, भले ही अधिनियम आरपी अधिनियम में है, तो इसको और कड़े करने होंगे। दूसरी चीज, विधि आयोग के निर्वाचन सुधार पर 2015 में एक कमेटी ने रिपोर्ट दिया था, और इसने बोला था कि लागू करने की बात पूर्ण रूप से नहीं किया था। इसने क्या कहा था कि प्रत्यक्ष धनराशि की जगह अप्रत्यक्ष अनुदान जारी रखा जाना चाहिए। मतलब वो मतदाता सूची जो दिया जाता है, टेलीविजन पर प्रचार के लिए जो समय दिया जाता है, ऐसे कुछ सहयोग जारी रखना चाहिए। अभी हमको राज्य वित्त पोषण आधारित चुनाव की आवश्यकता नहीं है। और आरपीए अधिनियम 1951 के अंतर्गत प्रत्याशियों को विभिन्न मुफ्त चुनावी सामग्री की आपूर्ति जैसे अनुदान को बढ़ा दिया जाए थोड़ा, ताकि एक मुक्त निर्वाचन और प्रत्याशियों के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित हो जाए। मतलब कुछ और अप्रत्यक्ष रूप से सहायता को बढ़ा दिया जाए,
जाने के लिए ईंधन दे दिया जाए। अगर रैली में कहीं जा रहे हैं तो रैली को ऑर्गेनाइज कराने के लिए कुछ व्यवस्थाएं कर दी जाए सरकार द्वारा या राज्य वित्त पोषण द्वारा, ऐसा कुछ किया जाना चाहिए। लेकिन पूर्ण रूप से वित्त पोषण की बात यहाँ पे नहीं हुई है। तो ये पूरा मुद्दा हमने आज कवर किया जो राज्य वित्त पोषण से आधारित था चुनावों हेतु। और आज के इस लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक आप पढ़िए, पीडीएफ मिल जाएगा, उस पीडीएफ से आप डाउनलोड करके और इन चीजों को पढ़ के नोट बना सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं। धन्यवाद।